जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस न्यू भर्ती 2023 सामान्य ज्ञान इसके प्रैक्टिस सेट नंबर 14 लेकर आ गए हैं। इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 13 तक नहीं देखे होंगे तो उसके लिए प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, वहां से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। ये डेली सुबह 9 बजे एक प्रैक्टिस सेट आता है, तो जल्दी से इस लाइव सेशन में जुड़ जाइए और इसकी संख्या बढ़ाइए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने कि अफ्रीका और यूरोप को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। आप जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी कमेंट कीजिए कि अफ्रीका और यूरोप को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है। 4 ऑप्शन है। देखिए, पहला है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, बी है कि पाक जल डमरू मध्य, और सी है हिंडन जल डमरू मध्य, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि 3 सेकेंड नियम का संबंध किस खेल से है। यानी 3 सेकेंड जो नियम होता है वो कौन सा खेल में लागू होता है, आपको बताना है। यहाँ पर 4 खेल का नाम है, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस और तैराकी। तो सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बास्केटबॉल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जिम्मेवारी किसकी होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से छाप दीजिए आंसर। तो राष्ट्रीय जल मार्ग की बनावट या मरम्मत किसके जिम्मेदारी होता है, तो ये केंद्र सरकार का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और प्रीवियस ईयर में यह प्रश्न है जो कि पूछा जा चुका है। विषाणु में कौन सा प्रोटीन होता है। 4 यहाँ पर प्रोटीनों के नाम है, इनमें से कौन सा प्रोटीन है जो कि विषाणु में होता है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकोप्रोटीन। लाइकोप्रोटीन होता है जो कि विषाणु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होते हैं। देखिए, नॉर्मली गुणसूत्रों का संख्या कितना होता है, 23 जोड़ा। 23 जोड़ा यानी 46। लेकिन जब उस व्यक्ति को डाउन सिंड्रोम से पीड़ित हो जाता है तो उसका एक गुणसूत्र है जो कि बढ़ जाता है। तो कितना हो जाता है, 47। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लौह का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जब रक्तस्राव है और आमतौर पर उसको रोकने के लिए एल्युमिनियम लौह का प्रयोग किया जाता है, और कौन से एल्युमिनियम लौह का प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से लौंग क्या है। लौंग जो आप देखते हैं या खाते हैं, यूज करते हैं, तो आपको बताना है कि लौंग किस कैटेगरी में आता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताइए कौन सा इसका सही आंसर है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो देखिए, लौंग जो होता है वो बंद कलियां होती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि जियो के द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक किसे माना जाता है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस ईयर बिहार पुलिस और फायरमैन में ये प्रश्न है जो कि पूछा जा चुका है कि जियो के द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक किसे माना जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, काइटिन, सेलुलोज, क्लोरोफिल और सुबेरिन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है।
आपको बताना है इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट कीजिए जो इसका सही आंसर है और अपने आप को आंकिए कि आप कितना नॉलेज रखते हैं और आप काउंट करते जाइए कि कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पा रहे हैं। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पयूपा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है, यानी डॉल्फिन को किस कैटेगरी में रखा गया है, पक्षी में कि स्तनधारी में, मत्स्य में कि एम्फीबिया में। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए जो डॉल्फिन होता है एक स्तनधारी जीव है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किस आंदोलन में किया था। पहली बार भूख हड़ताल किस आंदोलन में किए थे आपको बताना है। यहाँ पर 4 आंदोलन दिया है, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन। बताइए इस चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है। तो देखिए सर्वप्रथम वो भूख हड़ताल किस आंदोलन में किए थे, तो अहमदाबाद आंदोलन में किए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर है 13वां प्रश्न है कि लोकसभा किस प्रकार का सदन है। देखिए 2 प्रकार का सदन होता है, एक उच्च सदन एक निम्न सदन। तो यहाँ पर बताना है कि लोकसभा किस कैटेगरी में आता है, उच्च सदन में कि निम्न सदन में। तो देखिए लोकसभा होता है वो निम्न सदन है क्योंकि ये अस्थायी रहता है, लेकिन जो राज्यसभा होता है वो उच्च सदन में आता है, वो अस्थायी रहता है 6 साल के लिए और ये 5 साल के बाद ऑटोमेटिक टूट जाता है, इसलिए इसको निम्न सदन बोलते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वां प्रश्न है कि हेपेटाइटिस से शरीर के किस अंग प्रभावित करता है, यानी हेपेटाइटिस जब किसी व्यक्ति को ये बीमारी होता है तो शरीर के कौन सा अंग है जो कि प्रभावित होता है। आपको बताना है यकृत, फेफड़ा, वृक्क और हृदय। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उस मनुष्य का यकृत है जो कि प्रभावित होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। इससे रिलेटेड एक और प्रश्न का आप आंसर कमेंट कीजिएगा कि भिलाई स्टील प्लांट है जो कि बनाया गया था उस टाइम किस पंचवर्षीय योजना के तहत है जो कि बनाया गया था, ये कमेंट कीजिएगा। तो किसके सहयोग से ये स्थापित किया गया था, तो ये रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें डैश होती है, क्या होती है आपको बताना है। इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, हाइड्रोजन का लाभ होता है, इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है। बताइए ऑक्सीकरण में क्या होता है। तो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन की हानि होता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17वां प्रश्न है कि पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से कमेंट कीजिए कि पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक क्या होता है। कंपोस्ट होता है, अमोनिया सल्फेट होता है, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम होता है या यूरिया होता है। तो पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक होता है वो कंपोस्ट होता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए 18वां प्रश्न है आपके सामने कि थर्मस फ्लास्क में जल किस प्रक्रिया से सुरक्षित रहने के कारण गर्म बना रहता है। तो बताइए जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। चालन, संवहन, विकिरण, तीनों। सबसे पहले समझते हैं चालन क्या है। चालन है जो कि ये ठोस पदार्थों में होता है। ऊष्मा एक जगह से, जैसे यहाँ पर गर्म करते हैं तो यहाँ पर गर्म हो जाता है, ऊष्मा एक जगह से दूसरे जगह तक संचरण होता है, ये चालन के माध्यम से होता है। चालन किस में होता है, तो ठोस में। अब बात करते हैं यहाँ पर संवहन का। संवहन क्या होता है, जब किसी बर्तन में हम पानी रखते हैं और पानी को अगर हम यहाँ हीट करते हैं तो धीरे धीरे ये हीट होकर यहाँ हो जाता है, पूरा पानी गर्म हो जाता है, तो ये संवहन के कारण है जो कि पूरा पानी गर्म हो जाता है। विकिरण की बात करते हैं, जब अंतरिक्ष से या किसी निर्वात में या गैस में एक जगह से दूसरी जगह तक ऊष्मा या प्रकाश जाता है तो ये विकिरण के कारण होता है। तो थर्मस फ्लास्क में जल किस प्रक्रिया से सुरक्षित रहने के कारण वो गर्म बना रहता है, तो चालन, संवहन और विकिरण, ये तीनों के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है। यानी जब हम राष्ट्रीय आय की आकलन
करते हैं तो उसका उपयोग हम नहीं करते हैं। 4 ऑप्शन है, व्यय पद्धति, उत्पाद पद्धति, मैट्रिक्स पद्धति और आय पद्धति। तो देखिए राष्ट्रीय आय आकलन करने के लिए हम व्यय, उत्पाद और आय तीनों का उपयोग करते हैं। बाकी ये मैट्रिक्स पद्धति का उपयोग नहीं करते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 20वां प्रश्न देखते हैं, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। यानी जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा देश है उसके अंदर क्या नहीं होता है आपको बताना है। तो प्रति व्यक्ति आय निम्न होता है, ये तो होता है उसमें, उसका प्रति व्यक्ति आय निम्न है इसलिए वो पिछड़े देश है। उच्च मृत्यु दर है, वहाँ पर व्यक्ति है जो कि अधिक दिनों तक जिंदा रहते हैं और किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा पैसा उसमें इन्वेस्ट हो जाता है, जिसके कारण वो पिछड़ने का कारण है। उच्च निरक्षरता, यानी वहाँ के जो साक्षर व्यक्ति है बहुत ही कम है, जिसके कारण उसकी इनकम आने की अच्छा स्रोत नहीं है, वो अच्छा सोच डेवलप नहीं कर रहे हैं, तो पिछड़ने का ये भी एक कारण है। प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। तो बताना है आपको कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, जीवन प्रत्याशा, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक असमानता और प्रौढ़ साक्षरता। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि मानव विकास सूचकांक में सामाजिक असमानता है जो कि शामिल नहीं होता। देखिए पहले मानव विकास सूचकांक कैसे मापा जाता है, तो मानव विकास सूचकांक 3 माप को स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आय के आधार पर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। यानी तिब्बत के जो पठार है उस समय किसी भी क्षेत्र या जगह का ऊंचाई किससे मापते हैं, तो समुद्र तल से। तो तिब्बत का पठार का हाइट कितना है समुद्र तट से, तो इसका हाइट हो जाएगा डी यानी 5 किलोमीटर। देखिए तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है और तिब्बत का पठार अंतर पर्वतीय पठार का एक उदाहरण है। यहाँ पर 23वां प्रश्न देखते हैं कि ज्वालामुखी राख से बनी चट्टाने को क्या कहते हैं। यानी जब ज्वालामुखी फटता है और फटने के बाद जो उससे राख निकलता है तो उस राख से बनी चट्टान को क्या बोलते हैं आपको बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है जल्दी से कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24वां प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत में इनाम भूमि किसे दिया जाता है। यानी दिल्ली सल्तनत में इनाम का भूमि किसे दिया जाता है आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए इनाम का भूमि किसे दिया जाता था, विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न देखते हैं कि भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है। यानी जो भी भू स्थिर उपग्रह है वो किस दिशा में घूमता है, तो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें टोटल हम 25 प्रश्न कराए हैं, आपको बताना है कि 25 में आप कितने का सही जवाब दिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और इस चैनल से पहली बार जुड़े होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।